आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, और कुर्सी की कहानी में अब अडानी की कहानी की फिर से एंट्री हुई है। कहां से एंट्री हुई है, अब इसको कौन हवा दे रहा है? हमें तो लगा था अडानी का मामला आया खत्म हो गया, राहुल गांधी ने बहुत कुछ कहा, कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर आप देख रहे हैं काफी वक्त से वो उस स्वर पर या उस पिच पर वो बातें नहीं की जा रही थी राहुल गांधी की तरफ से। फिर अचानक अडानी कैसे आ गया? अब 4 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कहा जा रहा है, फिर शायद अडानी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सरल भाषा में आपको बताता हूं कि इस बार अडानी का मामला क्यों उठा है। एक बार फिर विदेश से ही उठा है, इसमें फिर विदेशी एंगल ही है। समझते हैं कि क्या है मामला इस बार, फिर उसके बाद आपको आरोप दिखाएंगे जो कांग्रेस पार्टी लगा रही है, और फिर डिटेल में आपको समझाएंगे कि यह मुद्दा बनता भी है कि नहीं बनता है। एक विदेशी एजेंसी ने इस मामले को उठाया है, इसका नाम है OCCRP, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जॉर्ज सोरोस की ऑर्गेनाइजेशन है। फिर से इसको चला दीजिए। और जॉर्ज सोरोस की ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो इल्जाम लगाए हैं अडानी के ऊपर कि उन्होंने अपने ही शेयरों को खरीदा और बेचा, मॉरिशस की कंपनियों के जरिए लेन देन हुआ, बर्मुडा होते हुए अडानी की कंपनियों में ये पैसा आया। फिर बता रहा हूं आपको, जॉर्ज सोरोस से जुड़ी एक कंपनी OCCRP का इल्जाम है, और उनका यह कहना है कि अडानी ने अपने ही शेयरों को घुमा करके उससे फायदा उठाया, जो कि नियमों के बिल्कुल गलत है। अपने ही शेयर गुप्त रूप से खरीदे हैं और बेचे हैं, ये अडानी पर आरोप है। और अडानी का जवाब क्या है वो भी आपको बता दें। 2013 से 18 के बीच में बताया जा रहा है सब कुछ हुआ। पहले उन्होंने इस आरोप को पूरी तरह खारिज किया, फिर कहा ये वही जॉर्ज सोरोस हैं जो भारत के खिलाफ काम करते हैं, उनसे फंड पाने वालों ने इस बार फिर ये कैंपेन चलाया, और हमारा जो भी काम है वो नियमों के मुताबिक हुआ है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने हमारी जांच कर ली, स्वतंत्र एजेंसी ने हमारी जांच कर ली, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, उसने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट को दे दिया, सेबी ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट को दे दिया है। फिर भी हम पर ये जो आरोप लगाया जा रहा है, ये सिर्फ हमारे शेयरों के दाम गिराने का एक काम करना चाहते हैं। इनका मकसद है कि जो भारत का जो शेयर होल्डर है उसका नुकसान हो जाए अडानी का अगर शेयर गिरता है तो। और अब आप सुनिए इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने क्या कहा है। सभी अखबारों में, अमेरिका के अखबार, इंग्लैंड के अखबार, हमारे देश के अखबारों में खुलासा हुआ है जिस तरीके से एक प्रधानमंत्री के चहीते दोस्त, प्रधानमंत्री के पसंदीदा उद्योगपति, पूंजीपति ने शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया है, सेबी के सारे नियमों का उल्लंघन हुआ है। ये सब खुलासा आज अखबारों में है। मैं इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा। अभी 5 बजे को राहुल गांधी जी आपको संबोधित करेंगे, विस्तार से राहुल जी इसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे आज शाम 5 बजे। वो समय अब 4 बजे हो चुका है जो जयराम रमेश आपको बता रहे थे। हमारे गुजरात के ब्यूरो चीफ निर्णय कपूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे अहमदाबाद से। उनसे हम समझते हैं, निर्णय बिल्कुल सरल भाषा में, प्लेन लैंग्वेज में बताइएगा, क्या इल्जाम है, क्या जवाब है अडानी का? देखिए, अगर प्लेन लैंग्वेज में हम इसे समझना चाहें, बहुत ही सामान्य भाषा में, तो ये जो ताज़ा रिपोर्ट आई है ये कहना चाह रही है, इनफैक्ट जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि अडानी ग्रुप की तरफ से फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जरिए, जो कि उन्हीं के डायरेक्शंस पे जा रही थी, उसके जरिए मार्केट्स में फंड्स लगाए गए ताकि अडानी का जो होल्डिंग है अपनी कंपनीज में वो 75% से ज़्यादा एक्सीड कर जाए और वो प्राइस मैनिपुलेशन कर सकें, और उसके जरिए जो ओवर वैल्यूएशंस हुए, जो इसका फ़ायदा हुआ, वो वापस उन्हीं प्रोसीड्स के जरिए थ्रू फॉरेन चैनल्स कंपनी के अंदर वापस आ गए। ये मोटे तौर पे ये समझाने की कोशिश की गई है इस रिपोर्ट के ज़रिए, ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे फॉरेन चैनल्स का यूज़ किया गया है। हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी तो उसने भी कुछ कंपनीज़ का जिक्र किया था जिसका ओरिजिन जो है वो मॉरिशस बताया गया था। आज की जो रिपोर्ट है उसमें नई बात सिर्फ इतनी है कि 2 व्यक्तियों के नाम इसमें बताए जा रहे हैं जो उन कंपनी से जुड़े हुए हैं, और ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है इस जो फाइनेंशियल टाइम्स और गार्डियन में जो रिपोर्ट छपी है OCCRP के हवाले से, उसमें ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है कि ये दोनों व्यक्ति जो हैं ये
जो फंड्स इन्वेस्ट कर रहे थे अडानी ग्रुप की कंपनीज में, ये अडानी समूह के किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति के बेहस्ट पे ही कर रहे थे, उसके इंस्ट्रक्शन पे कर रहे थे, और वापस जो है वो सारा पैसा जो है प्राइस मैनिपुलेशन के जरिए रिकवर किया जा रहा था। मुद्दा ये है कि ये लोग ये बता रहे हैं कि ये दोनों जो व्यक्ति हैं इन्होंने इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट किए हैं, लेकिन ये एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं कि इनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन कंपनी के साथ है या नहीं है। पहली बात ये। दूसरा, जिन केसेस का ये हवाला दे रहे हैं, जो डीआरआई के 2 केसेस हैं 2007 और 2014 का, उसके बारे में आप जानते हैं सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही स्पष्ट तौर पर पब्लिकली सबके सामने आ चुकी हैं। उन केसेस की जांच तमाम एजेंसीज कर चुकी हैं, और इसके अलावा कई एपेलेट अथॉरिटीज़ में ये मामला जा चुका है। और फाइनली मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पर कंपनी के फेवर में जजमेंट दिया कि ऐसा कोई भी वाकया हुआ नहीं था, इस प्रकार से मैनिपुलेशन नहीं किए गए हैं, ना ही कंपनी। ठीक ठीक निर्णय। मैं आपसे केवल ये समझना चाहता हूं, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उस वक्त बड़ा भूचाल आ गया था, पॉलिटिकली छोड़ दीजिए तो अदरवाइज भी अडानी ग्रुप को बहुत नुकसान हुआ था। अडानी ग्रुप में जो शेयर होल्डर्स थे, आम निवेशक जो थे, उनका बड़ा नुकसान हुआ था। अभी इस बार तो वैसा कोई माहौल नहीं है ना? देखिए, अभी तक तो आज का जो मार्केट मूवमेंट हम देख रहे हैं उसमें तो ऐसा कोई रिफ्लेक्शन अभी तक आया नहीं है। शायद हो सकता है कि इन्वेस्टर्स जो है वो अभी वेट एंड वॉच की मुद्रा में हो, बिकॉज जिस प्रकार से इस मुद्दे को पॉलिटिकल रूप दिया जाने की कोशिश की जा रही है, हो सकता है आने वाले दिनों में क्या टर्न लेता है ये इशू उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हिंडनबर्ग के टाइम पे भी सौरभ एक चीज़ हमें नोट करनी होगी, और जैसा सुप्रीम कोर्ट की जो जांच समिति थी उसने भी सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके बाद का जो पीरियड है, जो पूरे फ्लक्चुएशंस हुए थे, उसके बाद का जो पीरियड है, उस पीरियड के दौरान जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ा था अडानी समूह के शेयरों में। तो जो एक इमीडिएट इफेक्ट देखने को मिला था वो बताया गया था कि उस रिपोर्ट की वजह से जो पैनिक क्रिएट हुआ था उसका आउटकम था कंपनी के जो एसेट्स की स्टेबिलिटी है या कंपनी के जो बेसिक फंडामेंटल हैं उसको लेकर के इन्वेस्टर जो था वो काफ़ी कॉन्फिडेंट था, और इसीलिए शायद रिटेल इन्वेस्टर जो है वो वापस लौटा कंपनी के शेयर्स में। ठीक। और आप हमारे साथ जरा रहिए, हम लोग जब तक इस विषय पर बात कर रहे हैं मैं बीच में आपकी राय लेता रहूंगा। आपको कुछ कमेंट करना हो तो प्लीज आप भी करते रहिएगा। अब देखिए, अडानी का मुद्दा लोगों को कितना समझ में आता है हम नहीं जानते। कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाती है कि ये अडानी प्रधानमंत्री के पसंदीदा उद्योगपति हैं, और सरकार जो है अपने एसेट्स जो हैं वो इनको दे रही है। एयरपोर्ट अडानी को दे दिया, पोर्ट सारे अडानी को दे दिए, अब जगह जगह जो अनाज भंडारण के काम है वो भी अडानी कर रहे हैं। इस तरीके का इल्जाम के भी फेवरेटिज्म चल रहा है सरकार के अंदर। लेकिन होता क्या है, आप इल्जाम लगाते हैं या कोई बाहर की एजेंसी कोई इल्जाम लगाती है और हम यहाँ उसको एम्पलीफाई करते हैं। मैं फिर वो कह रहा हूं, नुकसान हो रहा है आपके इन्वेस्टर का, गरीब वो आदमी जिसने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, उसका कोई लेना देना नहीं है कि क्या सरकार के स्तर पर किया जा रहा है, नुकसान उसका होता है। सर, इस खेल को 2 हिस्सों में अगर समझे, पहली बात तो ये कि इस बार का आरोप जिसने लगाया है OCCRP, ये काम करते हैं सिर्फ एशिया, यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में। ये बाकी अमेरिका के जो प्रमुख कंपनीज हैं उन पे इनका ध्यान नहीं होता। जाहिर तौर पे ये दूसरे देशों में किसी हित को प्रभावित करने या ना करने को लेके इनकी मंशा ज़्यादा रहती है। और जैसा कि आपने बताया कि चाहे जॉर्ज सोरोस हो या रॉकफेलर हो, ये लोग इनकी फंडिंग करते हैं, और बाकायदा इनके वेबसाइट पर इस बात का जिक्र है। अब इसमें अगर आप खेल समझना हो सौरभ, तो एक शॉर्ट सेलिंग टर्म होता है शेयर बाजार को, आप जानते हैं, उसमें समझते होंगे शॉर्ट सेलिंग। पिछली बार हिंडनबर्ग मामले में शॉर्ट सेलिंग के चलते आपने बताया कि किस प्रकार से आम निवेशकों को नुकसान हुआ, लेकिन ईडी के जांच रिपोर्ट में बाकायदा इस बात का उल्लेख है कि कैसे विदेशियों की कंपनियों को भी फायदा हुआ है। वो फायदा कैसे होता है शॉर्ट सेलिंग के मार्फत, कि जैसे मान लीजिए कि सौरभ आपसे हमने 10 शेयर ले लिए उधार पे, एक शेयर की कीमत अगर 10 रुपये है, आपसे मैंने 10 शेयर लिए, मतलब 100 रुपये का शेयर हमने आपसे लिया, और मैंने विजय जी को वो शेयर बेच दिया। विजय जी से मैंने 100 रुपये ले लिए। अगर मुझे ये अंदेशा हो कि इस शेयर की कीमत गिरने वाली है, शेयर बढ़ने पे तो फ़ायदा होता है लेकिन यहाँ गिरने पे फ़ायदा हो रहा है, तो गिरने पे जैसे ही उसका मूल्य जो नीचे आएगा, मान लीजिए 100 रुपये का शेयर, विवाद सामने आया, वो 80 रुपये का आ गया। जैसे 80 रुपये का आया तो मैंने 80 रुपये में वो शेयर खरीदा और आपको लौटा दिया, 20 रुपये मेरा फायदा। तो इस प्रकार की बहुत सारी कंपनियां, हिंडनबर्ग ने कमाया है, हिंडनबर्ग के बाद दूसरी कंपनी ने भी कमाया है। तो क्या पहले से ये मंशा थी, ऐसा खेल था कि आपको ये करना है, क्या वही काम फिर दोबारा किया जा रहा है? मैं कह रहा हूं बाहर की भी एजेंसी जो कर रही है वो कर रही है। हमारे यहां पर जो माहौल बन रहा है, बनाया जा रहा है,
उस कांग्रेस पार्टी को लगता है कि हम ये साबित कर दें कि अडानी को मोदी जो है वो अनड्यू फायदा पहुंचाते हैं, तो इससे माहौल बनेगा या मोदी का नुकसान होगा। अभी तक तो ऐसा होता दिखाई नहीं, अडानी का मुद्दा वो आज से तो उठा नहीं रहे, अब फिर अडानी का मुद्दा लेकर के आ गए। नहीं, इससे मोदी का नुकसान कोई नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी जो इमेज है वो सब ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ सरकार की जिम्मेदारी इतनी बनती है कि वो, जिस पर आपने मूल सवाल उठाया कि जो रिटेल इन्वेस्टर है मेरा, उसका नुकसान नहीं हो। क्योंकि इस सारे झगड़े में कांग्रेस का, राहुल गांधी जी का मोदी जी पर अटैक या अडानी पर अटैक, और जो बात की जा रही है किस तरह से करप्शन हो रहा है या फेवरेटिज्म हो रहा है, उस सब पर सरकार को भी एक बार थोड़े कड़े तरीके से स्पष्ट करना चाहिए कि भाई इस तरह की कोई बात नहीं है और रिटेल इन्वेस्टर का कोई नुकसान इसमें नहीं होगा। अब जैसे इसने इसी केस में देख लेना, सरकार ने पिछली बार भी कहा था एक कंपनी का मामला है, उसमें सरकार क्या कर सकती है? सरकार, कंपनी की जांच सरकार नहीं कर सकती ना, कोई एजेंसी करेगी। उल्टा हुआ ना, सेबी ने जांच कर ली। आप देखिए LIC का मसला हुआ था, तो वो इतने दिन वो चला, जबकि बाद में हुआ कि भाई LIC ने जो शेयर लिया था, एक तो उसका परसेंटेज कितना कम था, फिर उसको बाद में किस तरह से पैसा वापस आ गया। लेकिन उस दौरान एक रिटेल इन्वेस्टर इतना नहीं सोचता ना, उसके लिए 100 रुपए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वो 100 रुपए भी खर्च कर रहा है या LIC जैसी संस्थाओं में खर्च कर रहा है, तो सरकार को कोई एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि ये पिक्चर जो है वो जल्दी क्लियर हो। जितना पॉलिटिकल मैस रहता है उससे फाइनली रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान होता है। मुझे लगता है कि जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं उनका भी कोई नुकसान नहीं होता, और बड़े जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनका भी कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन फंसता वो आदमी है जो छोटा छोटा काम कर रहा है और उससे 2 पैसा कमाना चाहता है। अच्छा, दूसरी बात यह कि अडानी ही क्यों, अडानी पर ही क्यों ये सारे हमले हो रहे हैं? पहले जब हिंडनबर्ग ने किया तो भी अडानी, अब ये OCCRP जो एजेंसी आ गई है, इसने भी अडानी के ऊपर काम के ही बताया कि उनके अंदर क्या कुछ घपला हुआ है, जो भी हुआ है। ये देवेंद्र यम निर्णय समझना चाहते हैं क्यों अडानी ही टारगेट है, और हमारे देश के अंदर भी अडानी पर ही क्यों आवाज उठ रही है विपक्ष की तरफ से? देखिए सौरभ, इसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहली बात है कि टाइमिंग्स, आप देखिए किस किस टाइम पे ये हमले हो रहे हैं, और अडानी को टारगेट करने से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को शायद ये लगता है कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं उसका फ़ायदा उठा करके वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को टारगेट कर सकते हैं, और जैसा कि आपने देखा है पास में होते हुए भी। और जो मैं टाइमिंग की बात कर रहा था, अब आप देखिए सेबी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी गई है। सेबी ने जो जांच की है, उस जांच का आउटकम कुछ ही दिनों में बाहर आने वाला है। उससे पहले एक माहौल बनाया जा रहा है। जब आप देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उस वक्त अडानी अपना सबसे बड़ा, शायद इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा FPO लेकर के आ रहा था, 20,000 करोड़ रुपए का। जिस दिन वो FPO खुलता है, ठीक उसी दिन ये रिपोर्ट बाहर आती है। तो टाइमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक ऐसी कंपनी को टारगेट कर रहे हैं जिसके साथ पूरे स्टॉक मार्केट के सेंटिमेंट जुड़े हैं, और आप जब इस तरह से डिस्टेबलाइज करते हैं एक पूरे सिस्टम को, तो जाहिर सी बात है उसके पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस भी होंगे, उसके पॉलिटिकल आउटकम्स भी होंगे। और कांग्रेस जो है वो इसका भरपूर फायदा उठा रही है और कोशिश करने में लगातार लगी हुई है कि अगर हम अडानी जैसी कंपनी को डिस्टेबलाइज कर देते हैं तो जाहिर सी बात है उसका इफेक्ट नरेंद्र मोदी की छवि पर भी पड़ेगा। अब आप देखिए देश में G20 का समिट होने जा रहा है। ऐसे मौके पे जब इस प्रकार की खबरें और ज़्यादा जोर पकड़ेंगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो विदेशों से इतने बड़े डेलीगेट्स आ रहे हैं, क्या माहौल बनेगा, किस प्रकार की छवि जो है वो रिपोर्ट होगी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये एक तरह से डिटरमाइन कर रहे हैं कि सबसे सॉफ्ट टारगेट कौन सा है, सबसे वनरेबल टारगेट कौन सा है, और वो इस सूरत में अडानी दिख रहा है। बिकॉज आप देखिए कंपनी की ग्रोथ जो है, जैसा कि इस रिपोर्ट में भी मेंशन किया हुआ है, $8 बिलियन की कंपनी जो कि 2022 में करीब $660 बिलियन की कंपनी बन जाती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ जिस कंपनी की हो रही है जी, आपके पास उतने ही मौके बन जाते हैं उस कंपनी को इजीली टारगेट करने के। अब आज हुआ क्या, आज कांग्रेस पार्टी फिर वो तस्वीर दिखाएगी कि जहां से मोदी जी और अडानी जो हैं वो बैठे हुए हैं। अब आप वो तस्वीर वो है तब की है जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अच्छा, बीच में मैंने कहीं ऐसी खबर पढ़ी, सच कितनी उसकी सत्यता नहीं कह सकते, लेकिन किसी अखबार में छपी थी कि अब यहां तक सतर्क रहने लगी कांग्रेस पार्टी कि अब पॉलिटिकल कैंपेन शुरू हो गए हैं। राहुल गांधी, तो सबको जरूरत पड़ती है हवाई जहाज की, तो एक बड़े उद्योगपति ने राहुल गांधी को जहाज ऑफर किया कांग्रेस पार्टी को, उन्होंने मना कर दिया उसके लिए। अब क्या अब आप उड़ेंगे भी नहीं। अब राहुल गांधी कैंपेन करेंगे सब जगह
कैसे कैंपेन कर रहे होंगे? चार्टर्ड से कैंपेन कर रहे होंगे ना, चार्टर प्लेन से। चार्टर प्लेन का भी पैसा कहीं से आ रहा होगा ना? देखिए, इसमें मकसद अडानी छोटा है, इसमें मकसद है मोदी की इमेज को टार्निश करना। राहुल गांधी का पॉलिटिकल मकसद क्या है इसमें, कांग्रेस का? क्या वो सिर्फ अडानी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हम तो मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, तो वो उनको एक टारगेट मिल गया, एक वो मिल गया ना, माध्यम मिल नहीं, तो गया। जब आपने एक उद्योगपति को टारगेट बनाया या माध्यम बनाया टारगेट करने का मोदी के लिए, तो अब आप क्या सारे उद्योगपतियों के खिलाफ आप कभी किसी उद्योगपति के साथ दिखेंगे नहीं? बार बार कांग्रेस कहती है ना कि हम सारे उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं है, और इवन अडानी के भी खिलाफ नहीं है, क्योंकि जब आप ये बात करते हैं तो फिर होता है कि राजस्थान में कांग्रेस की जो सरकार है वो भी अडानी को बहुत सारे काम दे रखा है, छत्तीसगढ़ में दे रखा है, छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा काम दिया है, में दे दिया, तो इसलिए वो बार बार ये भी सफाई देते कि हम अडानी के खिलाफ नहीं है, समझे, और उद्योगपतियों के खिलाफ तो नहीं है, क्योंकि उद्योगपति के बिना क्या होगा, राजनीति कैसे चलेगी? वही सोए राम मुझे रच लगा था गाता आप कहेंगे है। देश कैसे चलेगा, आपने कहा राजनीति कैसे चलेगी? राजनीति ज्यादा इंपॉर्टेंट, देश तो चलता है सर, देश की चिंता मत कीजिए, लेकिन राजनीति के लिए हो बताइए फिर ये उद्योगपति कितने महत्वपूर्ण होते हैं नेताओं के लिए? बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख लीजिए ना, सारी राजनीति और जिस तरह के इलेक्शन कैंपेन ये सारा सिस्टम हो रहा है, आज मुंबई में भी जो जमावड़ा हो रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि ये कोई जो पॉलिटिकल लीडर जो इसके हमको तो यही होस्ट पता है कि चाय का बिल उद्धव ठाकरे की पार्टी दे रही है, पार्टी दे टैक्सी रही का है, तो बिल क्या वो उद्धव ठाकरे शरद पवार दे रहे हैं? जी, ये समीर साहब बहुत जानते हैं, क्योंकि जो पार्टियों को बिल जो देते हैं वो कहाँ से आते हैं वो शायद समीर ज्यादा बता सकते हैं। ये बिल क्या फिर आगे किसी को पकड़ा दिए जाते हैं? सर, एक ही व्यक्ति पूरा प्रोग्राम फाइनेंस कर देते हैं। मुझे लग रहा है शरद पवार अकेले ही पूरा फाइनेंस कर दिया होगा, उसने किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। लेकिन बस आज जो डिनर हो रहा है वो जरूर उद्धव ठाकरे शरद ने, पवार जी ने अपने सेविंग्स अकाउंट से थोड़ी कर रहे होंगे। समझना चाहते हैं शरद पवार के पास तो 10 हाथ है जो उनके लिए इलेक्शन में फंडिंग करते हैं, यहाँ राजनीति चलाते हैं, और आज से नहीं लंबे समय से इनके 10 हाथ रहते हैं। देखिए, मैं OCCR की जो रिपोर्ट है उसके बारे में कहना चाहूँ, हिडनबर्ग हो या OCCRP हो, ये सारी सनसनीखेज फैलाने के लिए रिपोर्ट आती है, और ये किस पे हमला कर रहे हैं? उस व्यक्ति पे हमला कर रहे हैं, उस उद्योग घराने पे हमला कर रहे हैं जो आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उद्योग घराना बन गया और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उद्योग घराना बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है ये जो आरोप लगाते हैं उनको पता होता है कि इस घराने पे हम आरोप लगाएंगे तो भारत के अंदर विपक्ष इस मुद्दे को बनाएगा और वहां पर ये मीडिया इस बात की चर्चा करेगी। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बिठाई थी, वो रिपोर्ट सबमिट हो गई है, सेबी ने जांच कर ली है इसके अंदर, DRI ने जांच कर ली इसके अंदर। तो मुझे लग रहा है हमें अपने देश की एजेंसियों की जांच एजेंसियों पर भरोसा होना चाहिए। देखिए, मैं फिर बार बार घूम के एक ही बात पर आ रहा हूं, अडानी 60 बिलियन डॉलर की कंपनी हो या 6000 बिलियन डॉलर की कंपनी हो, देश के आम आदमी को कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो उसको इतना पता है मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए जी, बस। लेकिन ये जो कंपनी जो कर रही है उनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं, ये फर्क समझना चाहिए कि जो लोग, चाहे वो सोरोस हो या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो या OCCRP की रिपोर्ट हो, उनके बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं इसमें। आप इस बात से कुछ हद तक क्या सहमत हैं जो बीजेपी कहती है कि ये सब वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं और ये जानबूझकर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को रोकने के लिए करते हैं, चाहे जॉर्ज सोरोस से जुड़ा कोई संगठन हो जैसे ये है या हिंडनबर्ग? क्या टारगेट अडानी के बहाने इंडिया है? मैं पूछ रहा हूं, इंडिया माने भारत, इंडिया अलायंस नहीं, इंडिया इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी क्या ये टारगेटेड है? टारगेटेड होता है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि जो हमारी एजेंसीज ने जांच की है उसमें भी जब यदि ये सारी बातें साफ होती तो बहुत सारी बातें साफ हो जाती, और आप देखते हैं बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, ऐसा नहीं है, और वक्त वक्त पर, और उसमें टाइमिंग भी, जैसे निर्णय जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो आपको ध्यान होगा कि वो FPO उस समय फिर वो टालना पड़ा और वो सारा हुआ, तो उससे पूरा दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बन गया, 3री अर्थव्यवस्था बनने की ओर जा रहा है। सबके लिए उसको अगर रोकना होगा 3री अर्थव्यवस्था बनने से, तो इसी तरह से रोकेंगे ना। अगर कोई विदेशी ताकत जो है ये चाह रही है कि भारत की इकोनॉमी पर, ग्रोथ पर रफ्तार लगे और हम अंदर से उसको हवा देते हैं, उसी बात को एम्पलीफाई कर रहे हैं। उसके अलावा सौरभ, इसमें केस ज्यादा ये रहता है कि दुनिया की जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनका ऑलरेडी साम्राज्य है, कैसे वो ये चाहेगी कि थर्ड कंट्री का कोई एक देश वहां का कोई कंपनी आए और इतनी बड़ी कंपनी बन जाए जो हमारे सामने बैठे, हमें चैलेंज करे, हमारे मामले में डील करे और हमारे रास्ते को रोकने की कोशिश करे। तो वहां पर ऐसी चीजों के सहारे, और हम सभी जानते हैं कि दुनिया में वो तो ऑलरेडी वहां पर डिक्लेयर्ड है कि ऐसी चीजें प्रेशर ग्रुप कैसे काम करते हैं अपने कंपनी के इंटरेस्ट में दूसरे कंपनी को डैमेज करके, और उसी चीज का इसमें सहारा लिया जाता है। दूसरी चीज और दिलचस्प ये है कि राहुल गांधी पहले लगातार इस बात को कहते थे कि अडानी अंबानी, अब अंबानी का नाम क्यों नहीं लेते हैं, क्या अब अंबानी ठीक हो गए हैं? और तीसरी चीज, जैसा कि विजय जी कह रहे थे कि वो अडानी के भी खिलाफ नहीं है, तो अगर अडानी इतने करप्शन में इन्वॉल्व हैं तो अपने स्टेट में कैसे आप उनको प्रोजेक्ट दे सकते हो? अगर दे रहे हो तो उसे कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हो? फिर अडानी गिरफ्तारी क्यों नहीं करा रहे? मैं तो वहीं अटक गया जब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अब अंबानी का नाम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी इतना तो कह सकते थे कि महाराष्ट्र, आप सोचिए, आप पहले बार बार बोलते थे इस बात होनी चाहिए, राहुल गांधी पहले 2 दोस्त थे तो क्या आप एक ही दोस्त रह गए या वो दोस्त कहीं और चले गए हैं? राहुल गांधी का कोई भी बयान पहले उठा के देखिए, नरेंद्र मोदी के 2 दोस्त, अडानी और अंबानी, अब वो दोस्त कहाँ चला गया भाई? और अगर वो दोस्त पहले
गड़बड़ था तो अब ठीक कैसे हो सकता है? तो उस दोस्त ने दोस्त बदल लिया है? निश्चित तौर पर उनको ये समझ में आ गया होगा कि इस तरह की बात करने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं। और जैसा कि हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अगर आपके शासन वाले राज्यों में भी वो बिजनेस घराना काम कर रहा है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए आप कोई भी देश का शासक, मोदी को छोड़ दीजिए सौरभ, आप दुनिया का कोई भी देश यही कहता है ना कि आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, ज्यादा वो बिजनेस अब आपने बहुत सरोज जी, केजरीवाल जी भी कितना आरोप इंटरेस्ट लगाते पैदा थे। कर दिया ये बात कह करके। अब क्या ये जो घराने, औद्योगिक घराने होते हैं, चुनाव में ये भी बढ़ जाते हैं क्या पार्टियों में? नहीं, वो तो हर टोकरी में अंडे रखते हैं अपने, वो उस तरह की समझदारी रखते हैं कि हर टोकरी में अंडे हाँ रखें, सरोज जी, क्योंकि वो उद्योग घराने कभी नहीं बैठते, और वो आप देख सबको लीजिए फंड ना, देते हैं। उन्हें अडानी मालूम है जी आज का ये सरकार है, जिक्र कल वो अब- आएगी, राज्य में किसी और की सरकार होगी, उस राज्य में हमें इन्वेस्टमेंट करना ऐसा नहीं है पड़ेगा। कि भाई तो अंबानी वो सबकी कांग्रेस ताकत अडानी के हिसाब से बीजेपी। देते सोचिए रहते कि हैं। अडानी पे राहुल गांधी ने इतना हमला किया, इतना तीखा हमला किया, उनकी छवि को टार्निश करने की इतनी कोशिश की। अच्छा, क्या actually अडानी तो की तरफ से केजरीवाल कोई भी बयान कितना हमला आया? करते थे। राहुल गांधी के खिलाफ एक भी बयान आया उनके खिलाफ? उनको कम से पता कम है कि राहुल- भाई बिजनेस अपनी जगह पे है, पॉलिटिक्स अपनी कम से जगह कम पे है। राहुल गांधी ये तो कर सकते थे कि अपने 2 चीफ मिनिस्टर्स को राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कहते कि भाई इस काम को फिलहाल रोक दो, बिल्कुल। ये हमें नहीं चलाना। अब तो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखेंगे कि वो क्या अंबानी का भी कोई जिक्र करते हैं या नहीं करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।